नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं किरण प्रसाद सिंह आज आपकी कक्षा में उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भूगोल का अध्ययन करेंगे। कक्षा अध्याय 9, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये अध्याय 9 है। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जान लें कि भारत के संदर्भ में नियोजन का क्या अर्थ है। नियोजन का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किए गए उपाय जो हम सोचते हैं, यानी जिन चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं। और सतत पोषणीय विकास का अर्थ है लगातार प्रयास करना। तो आइए इस अध्याय का हम विस्तार से अध्ययन करें। बच्चों, इस मानचित्र में आप भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास देख रहे हैं। इसका अर्थ है संपूर्ण भारत के विकास में हम किस तरह के नियोजन करते हैं और किस प्रकार अपने विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इसमें कई प्रकार के संसाधन हैं। कुछ संसाधन तो प्राकृतिक संसाधन हैं, कुछ सांस्कृतिक संसाधन हैं और कुछ मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन हैं। तो आज हम जो सतत पोषणीय विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो इन सभी संसाधनों के उपयोग करने से ही पूर्ण हो सकता है। बच्चों, सतत पोषणीय विकास को पढ़ने के हमारे कई उद्देश्य हैं। विकास पढ़ने से हम ये जान पाते हैं कि भारत में किन किन चीज़ों का विकास हो रहा है, यानी स्वतंत्रता पूर्व से लेकर अब तक हुए विकास का अध्ययन हम इसमें करेंगे। हम जानते हैं कि प्राचीन समय, मतलब स्वतंत्रता के पूर्व की अगर हम बात करें, तो उस समय हमारे पास संसाधन सीमित थे। धीरे धीरे हमने संसाधनों का विकास किया, नए संसाधनों को खोजा और उनका उपयोग करते रहे। इस तरह से हम विकास की ओर अग्रसर बढ़ते गए हैं। तो आइए हम जान लें कि नियोजन का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम जानें कि नियोजन का तात्पर्य सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। आप फिर से समझ लें कि नियोजन का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत सोच विचार करके उसे तैयार किया जाता है, ताकि हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन गतिविधियों का क्रियान्वयन भी करना, ये नियोजन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि नियोजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खंडीय नियोजन और दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। तो नियोजन के 2 प्रकार हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। देखिए, खंडीय नियोजन का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, जैसे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन के साधन, संचार के साधन, सामाजिक और सेवाओं के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाना होता है और उन्हें लागू करना होता है, इसे हम खंडीय नियोजन कहते हैं। अर्थात खंडीय नियोजन के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्व, जैसे कि कृषि है, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक और सेवाओं के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए और उन्हें लागू करना, यही खंडीय नियोजन कहलाता है। आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं, पहले चित्र में आपको कृषि दिखाई दे रही है, मतलब कृषि के प्रकार, कृषि का उत्पादन और उसका निर्यात, ये सभी चीज़ें विकास के अंतर्गत इस तत्व को रखा गया है। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं ऊर्जा।
ऊर्जा के संसाधनों का निरंतर विकास करना ही नियोजन कहलाएगा। फिर आप देख पा रहे हैं विनिर्माण, अर्थात किसी वस्तु को हम पुनः जब रिसाइकिल कर एक नई वस्तु बनाते हैं तो उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। चौथा है संचार के साधन। किसी भी देश के सतत पोषणीय विकास के लिए संचार के साधनों का बहुत महत्व होता है। आप जानते हैं कि संचार के साधन कौन कौन से हैं और पिछले कक्षाओं में भी आप संचार के साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सभी तत्व, इनका विकास करना ही खंडीय नियोजन के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे प्रादेशिक नियोजन। देश के सभी क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास आप जानते हैं कि समान रूप से नहीं हो पाता है, इसलिए विकास का लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से पहुंचे और उनका समान रूप से लाभ मिले, इसके लिए योजनाकारों ने प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार नियोजन किया। मतलब हर प्रदेश की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उनका विकास करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। तो सभी क्षेत्र इनके आर्थिक विकास के लिए समान रूप से इनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। हर स्थानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो उन्हें समान रूप से लाभ पहुँचाने के लिए योजनाकार जब नियोजन करते हैं तो उसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि भारत में नियोजन निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि निरंतर आपको विकास उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब है पर्वतीय विकास कार्यक्रम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग भूभाग हैं, प्रकृति अलग है, जलवायु अलग है, तो उनके अनुसार प्रदेशों की आवश्यकताएं और समस्याएं भी अलग अलग हैं। इसलिए नियोजनकारों ने इन क्षेत्रों पर अलग अलग से काम किया और इन्हें कई भागों में बांट दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्वतीय विकास कार्यक्रम क्या है, जिसे हम नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट, ये एक समिति थी जिन्होंने 1981 में 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उन्होंने पाया कि इस योजना के अंतर्गत उन्होंने इनको शामिल किया। ऐसे क्षेत्र जो कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र थे, उन्होंने पाया कि यहाँ की प्राकृतिक आवश्यकताएं अलग अलग हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस योजना के अंतर्गत इनको शामिल किया। और जो जनजातियों के लिए बने योजनाओं के अंतर्गत ना आते हों, मतलब जनजातीय योजनाओं का लाभ भी उन्हें ना मिलता हो, ऐसे इन बातों का खास ध्यान रखा गया। अब यहाँ पर है कि इस कार्यक्रम को बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया कि सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान हो सके। तो पहला ये था कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। दूसरा, स्थानीय संसाधन जो भी वहाँ पर उपलब्ध हैं उनका पूर्ण विकास हो सके और पूर्ण उपयोग भी हो सके। तीसरा, जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जब हम संसाधनों का उपयोग करें तो पारिस्थितिकी संतुलन पूरी तरह से बना रहे। और पिछड़े क्षेत्रों की व्यवस्था में सुधार, उन क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह की व्यवस्थाओं में सुधार हो, इन बातों का ध्यान रखा गया। तो ये थी जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम था, वो नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट, ये 1981 में तैयार हुई और उन्होंने इस योजना को बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा। आशा है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बच्चों, इसको अपनी कॉपी में बिंदुवार आप अगर लिखते जाएंगे तो आपके नोट्स साथ ही साथ तैयार होते जाएंगे और परीक्षा के समय आपको इसका लाभ हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपने चित्र में देख पा रहे हैं, मनाली, आप जानते हैं कि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर प्राकृतिक आवश्यकताएं एकदम अलग अलग हैं, भूभाग अलग है
और सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए ही योजनाएं बनाई गई हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनकी योजनाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी भूभाग पूरे सूखे प्रभावित क्षेत्र हैं। कम वर्षा जहाँ जहाँ होती है भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, इसी तरह से भारत के पश्चिम में जितने भी राज्य हैं अधिकतर वो सूखा संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनके विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 से लेकर 1974 में ये योजना तैयार की गई। मुख्य रूप से ये जो कार्यक्रम था इसका नाम दिया गया हरित क्रांति। बच्चों, आप हरित क्रांति के बारे में बहुत विस्तार से जानते भी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य थे, क्यों इनको प्रारंभ किया गया। सबसे पहले हम जान लें कि सूखा जो संभावित क्षेत्र हैं उसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना इनका पहला उद्देश्य था। दूसरा ये था कि सूखे का प्रभाव पड़ता है उसको कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना, ताकि कभी सूखा पड़ जाए तो उत्पादन के साधन कैसे विकसित करें, इस पर भी इस कार्यक्रम में जोर दिया गया। तीसरा था कि सिविल निर्माण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। सिविल निर्माण का अर्थ है सड़क, जो इमारतें हैं उनके निर्माण में बहुत योगदान दिया गया, मतलब सिविल निर्माण के कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया। इसके साथ ही सिंचाई योजनाएं, वनीकरण, वन लगाने से आप जानते हैं कि सूखा संभावित क्षेत्रों का विकास तेजी से हो सकता है, और भूमि सुधार यानी कृषि में हेर फेर करने के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। अगला है गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, बाजार की व्यवस्था की गई और ऋण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। तो इन कार्यक्रमों को करने से, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे, करने से सूखा संभावित क्षेत्रों का विकास बहुत तेजी से हुआ। तो सूखा संभावित जो क्षेत्र थे उसके विकास कार्यक्रमों के क्या उद्देश्य थे आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है गुजरात का सूखा संभावित क्षेत्र। आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में पूरा क्षेत्र बंजर सा पड़ा हुआ है, लेकिन सिविल कार्य, कृषि में विकास, नहरों का विकास, तालाबों का गहरीकरण, विभिन्न प्रयास करके ये जो सूखा संभावित क्षेत्र थे इनमें विशेष रूप से विकास किया गया है। अब हम, जैसे कि आपने देखा कि हमने पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ अलग कार्यक्रम बनाए, सूखा संभावित क्षेत्रों के कुछ अलग कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो हम आज विशेष रूप से एक केस अध्ययन करेंगे। वो है भरमौर क्षेत्र, जो जनजातीय विकास कार्यक्रम था। और ये भरमौर क्षेत्र जो है इसके विकास में ये मुख्य रूप से हरियाणा का हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर मुख्य रूप से जनजाति रहती है। तो यह क्षेत्र विकास योजना भरमौर क्षेत्र के निवासियों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और हिमाचल प्रदेश के अन्य जो विकास प्रदेश के कार्यक्रम हैं उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ये विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो भरमौर क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और वहाँ के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही ये कार्यक्रम चलाया गया था। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गद्दी जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। जो जनजाति है उसका नाम है गद्दी, और मुख्य रूप से यहाँ बहुतायत में ये लोग रहते हैं। इस समुदाय की हिमाचल क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान है, क्योंकि इन लोगों की गद्याली भाषा है। इनकी भाषा भी
हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से गद्याली भाषा कही जाती है। अब इनके विकास के जो मुख्य उद्देश्य थे कि किन किन स्तर पर, किन किन पक्षों पर कार्य किया जाएगा जिससे कि इन गद्दी जनजातियों का विकास हो सके। तो इसके मुख्य उद्देश्य थे कि पहला, आधारभूत सुविधाएं जैसे कि स्कूल और अस्पताल का विकास किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसीलिए स्कूल और हॉस्पिटल का विकास किया जाए। दूसरा था स्वच्छ जल, सड़कें और बिजली का विकास किया जाए। तीसरा था कृषि का विकास करना, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचली प्रदेश पूरी तरह से पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ पर कृषि के विकास में विशेष आवश्यकता होती है। पशुपालन का भी विकास, पर्वतीय क्षेत्रों पे पशुपालन अधिक विकसित होता है, तो इसीलिए ये मुख्य रूप से गद्दी जनजाति समूह के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें था आधारभूत सुविधाएं जैसे कि स्कूल और अस्पताल का विकास करना, दूसरा स्वच्छ जल, सड़क और बिजली का विकास करना, तीसरा था कृषि का विकास करना और चौथा पशुपालन का विकास करना। आप ये देख पा रहे हैं इस चित्र में, भरमौर हिमाचल प्रदेश का ये चित्र है। आप देख रहे हैं कि एक पहाड़ को काटकर लगभग समतल सा कर दिया गया है। हालांकि फिर भी यहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं और उसमें कृषि की जाती है, परंतु यह विकास बहुत तेज़ी से और यहाँ की जो गद्दी जनजाति है उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपने देखा कि भरमौर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसका विकास किस तरह से हुआ है। अब ये जो योजनाएं बनाई गई, इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। जब कोई भी योजनाएं बनाई जाती हैं तो निश्चित ही उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि साक्षरता दर में वृद्धि हुई। लोगों की शिक्षा, आपने देखा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया, तो इससे साक्षरता की दर में वृद्धि हुई। दूसरा, नगदी और व्यापारिक जो फसलें हैं उनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई। नगदी और व्यापारिक फसलें, उनमें वृद्धि हुई। बाल विवाह और रूढ़िवादी कुरीतियों का अंत हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक जनजाति के विकास कार्यक्रम था जहाँ पर बाल विवाह और बहुत सारी रूढ़िवादी कुरीतियाँ फैली होती हैं। तो बाल विवाह और रूढ़िवादी कुरीतियों का पूरी तरह से अंत करने का प्रयास किया गया। लिंगानुपात में सुधार हुआ। लिंगानुपात अर्थात स्त्री और पुरुषों के बीच का अंतर, इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ और धीरे धीरे ये अंतर कम होता गया। साथ ही जीवन स्तर में सुधार हुआ। बच्चों की, आप जानते हैं कि जब साक्षरता में वृद्धि होगी, मनुष्य कृषि करके उत्पादन बढ़ाएगा और अपनी आय में वृद्धि करेगा, रूढ़िवादी विचार से दूर होगा, लिंग अनुपात में भी सुधार हो जाएगा, तो निश्चय ही वहाँ के लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। चलिए देखते हैं हम आगे। ये आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं और बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि साक्षरता जब बच्चे पढ़ते हैं तो समाज के लिए एक अच्छे संसाधन के रूप में उभर कर आते हैं। उसी तरह से दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं लिंग अनुपात में सुधार। जब स्त्री और पुरुषों का लिंग अनुपात बहुत कम हो जाता है तो ये देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होता है। चौथे चित्र में आप देख पा रहे हैं जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब मनुष्य सभी सुविधाओं से पूर्ण होता है तब उसका जीवन स्तर भी सुरक्षित और स्तर आगे बढ़ जाता है। साथ ही आप देख पा रहे हैं कृषि, जिसमें है कैश क्रॉप्स यानी नगदीय फसलों का विकास। जब हम नगदी फसलों का विकास करते हैं तो ये व्यापारिक फसलें भी कहलाती हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ये तत्व जो हैं वो मनुष्य के जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि करने में या विकास करने में सहायक होते हैं।
इंदिरा गांधी नहर आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान में है और इंदिरा गांधी नहर का बहुत ही महत्व है राजस्थान के कृषि के विकास में। तो हम इसको पढ़ें, अगर विस्तार से पढ़ें बच्चों, ये प्रश्न अधिकतर 3 अंक का आता है कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में विस्तार से बताइए। आप इसको ज़रूर नोट करते जाइएगा कि इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि ये राजस्थान में स्थित है और ये भारत में सबसे बड़े तंत्रों में से एक है। मतलब बड़ी नहर कहलाती है, इसलिए भारत के सबसे बड़े तंत्रों में इसकी गिनती होती है। राजस्थान में है और ये नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को शुरू हुई थी। 31 मार्च 1958 को शुरू हुई थी। ये नहर पंजाब के हरेक बांध से निकलती है, ये बांध से निकलती है और राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाकिस्तान के समानांतर बहती है। इसकी लंबाई करीब 9060 किलोमीटर है। तो बच्चों, आपने जाना कि इंदिरा गांधी नहर को हम पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। ये भारत के बड़े तंत्रों में से एक है और यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को शुरू हुई थी। ये नहर पंजाब के हैरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाकिस्तान के समानांतर बहती रहती है। इस नहर की लंबाई 9060 किलोमीटर है। बच्चों, आशा है आपने इसे अच्छे से लिख लिया होगा और समझ भी गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके सामने राजस्थान में आप एक चित्र में देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल, जिसमें आप नीले रंग से देख पा रहे हैं कि ये पंजाब से प्रारंभ होकर और पाकिस्तान के समानांतर बहते हुए राजस्थान तक आई है। दूसरे चित्र में आप और विस्तार से देख पा रहे हैं। तो आपने जाना कि इंदिरा गांधी नहर के बनने से राजस्थान के सिंचाई में बहुत अधिक उन्नति हुई है। तो ये आपने देखा इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर के बनने से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे कि आपने जाना कि ये भारत के पश्चिमी भाग में है, जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और ये सूखा प्रभावी क्षेत्र में भी आते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से यहाँ बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ चारों ओर जल की पूर्ति के कारण हरियाली पाई जाती है। दूसरा, पारिस्थितिकी संतुलन बहुत अच्छा है। मतलब जैसे जैसे पेड़ पौधे वनस्पति चारों ओर है, तो वर्षा धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा की मात्रा बढ़ने लगी है। आप जानते हैं कि वन वर्षा करने में सहायक होते हैं और हरियाली के कारण जब जल की प्राप्ति होती है तो थोड़े वन भी पाए जाते हैं और वन फिर वर्षा करने में सहायक होते हैं, जिससे यहाँ पारिस्थितिकी संतुलन बना हुआ है। बालू और रेतीली हवाओं में कमी आई है। जब वर्षा होती है तो बालू और रेतीली जो हवाएं चलती हैं उनमें कमी होती है और मरुस्थल का विकास भी धीरे धीरे कम होता जाता है। अब जल की पूर्ति के कारण यहाँ कृषि का विकास हुआ है, इसलिए अर्थव्यवस्था का विकास होता जा रहा है। फसल साधना और उत्पादन में वृद्धि हुई है। मतलब नई फसलों का उत्पादन तेजी से यहाँ बढ़ रहा है। तो ये प्रश्न आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर इंदिरा गांधी नहर का वर्णन का प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो आप उसका इतिहास बता सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं। तो वो है हरियाली की होती है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बालू और रेतीली हवाओं में कमी हो गई है, इन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है और फसल साधना और उत्पादन में वृद्धि होती गई है। अब हम पढ़ेंगे कि सतत पोषणीय विकास, जो हम टर्म पढ़ा हमने, इसमें हम जानेंगे कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय कौन कौन से हैं। बच्चों, इसको भी आपने
अपने कॉपी में बिंदुवार लिखते चलें, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। सबसे पहले देखें कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने में पहला उपाय ये है कि हम जल प्रबंधन का कठोरता से पालन करें। जल प्रबंधन यानी जो वर्षा का जल आ गया है, उस वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए तालाब, स्टॉप डैम्स ये सब बनाए जाएं, ताकि जब वर्षा न हो या पानी की कमी हो तो उस जल का प्रयोग, जो स्टॉप डैम या हमने बांध या फिर तालाब बनाए हैं, उनका उपयोग सिंचाई में किया जा सके, जिसे हम जल प्रबंधन कहते हैं। तो जल प्रबंधन का अगर कठोरता से पालन किया जाएगा तो सतत पोषणीय विकास में बढ़ावा होगा। दूसरी बात यह है कि जल सघन फसलों को न बोया जाए और खट्टे फसलों की खेती की जाए। मतलब सघन यानी गहन फसलें जिनमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, ऐसे फसल यहाँ पे न बोएं। और खट्टे फसल मतलब नींबू, नारंगी, संतरा, इस तरह के फल, और जिसको आप अनानास कहते हैं, इस तरह के फलों की अगर खेती की जाए तो जल कम लगता है और इसका विकास यहाँ पर हो सकता है और जल को भी हम बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए, जैसे कि नालों को पक्का करना, भूमि का विकास करना, मतलब भूमि के कटाव को रोकने के सारे उपाय करना, और समतलन। समतलन का अर्थ है भूमि यदि समतल होगी तो कटाव कम होता है। आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों पर भूमि का कटाव अधिक होता है, तो इसलिए क्षेत्र का विकास करने का मतलब है कि अगर हम नालों को पक्का कर दें, भूमि के कटाव को रोकें और उसे समतल कर दें, तो भी हम इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त है वनीकरण। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वन वर्षा करने में सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम अगर वन को काटते भी हैं तो हम नवीन वनों को साथ साथ लगाते जाएं, तो इससे वनीकरण के द्वारा हम इस क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अंतिम बिंदु ये है, इसके अलावा बहुत सारे बिंदु हैं, परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि निर्धन और आर्थिक स्थिति वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जब आप देखते हैं कि जल प्रबंधन के कार्य होंगे, नहर का निर्माण होगा, सड़कों का निर्माण होगा, वन लगाए जाएंगे, तो यहाँ लोगों को अधिक से अधिक काम के अवसर मिलेंगे, रोज़गार के अवसर मिलेंगे और उनकी निर्धनता दूर होगी। तो सतत पोषणीय विकास को आगे बढ़ाने में निम्न उपाय करने से हम विकास कर पाएंगे। अब बच्चों, अंत में हम ये जान लें कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न आप इसमें से छोटे प्रश्न लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जो जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं। अर्थात भरमौर जनजाति क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम है वो कौन कौन से कार्यक्रम किए गए और उनसे लोगों को क्या सामाजिक लाभ हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है, ये भी एक लघुत्तरीय प्रश्न है, कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अर्थात सतत पोषणीय विकास क्या है, इसे समझाइए। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इंदिरा गांधी नहर का जो कमान क्षेत्र है उसका सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा जो प्रश्न है, ये दो बड़े प्रश्न हैं, इसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न लिखने हैं, करीब 100 से 120 शब्दों में इनको उत्तर लिखिएगा कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक है। मतलब आपको सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी लिखना है और उसके बाद उसके क्या लाभ हैं ये हमें लिखना है इस प्रश्न में। दूसरा जो बड़ा प्रश्न है जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहेंगे,
वो है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव हैं, मतलब कुछ उपाय सुझाएं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। मुझे आशा है कि आपने ये अध्याय अच्छी तरह से समझ लिया है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको अधिक कठिनाई नहीं होगी। आप इसकी तैयारी करें और अगली कक्षा में हम पुनः नए अध्याय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए, और आपको अभी पुस्तकें भी प्राप्त हो गई हैं, तो आप अपनी पुस्तकों में जब आप नोट्स बनाते हैं, जब अध्यायों को पढ़ते हैं, तो आप साथ साथ में पेंसिल से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन भी करते जाएं, ताकि जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढें तो आपको आसानी से मिलते जाएंगे। तो आप उनको अंडरलाइन भी करिए, इनको भी ध्यान से सुनिए, तो आप अपने इस पाठ को समझने में पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। नमस्कार।